हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल। आज बच्चों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज से आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ अब हम लोग कुछ कुछ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको फीलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ा था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। वो भी आपको थोड़ा लगा होगा कि इट्स मोर ऑफ अ कैलकुलेटिव टाइप ऑफ चैप्टर, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा, बेसिक मैथमेटिक्स। हम लोगों ने लगभग 19 लेक्चर, लगभग 19 लेक्चर देखे। आपको ये फीलिंग आने लगी होगी कि सर हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। देखो बच्चों, उतना पढ़ने के बाद अब जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे मन में एक अलग कॉन्फिडेंस होगा कि हमको बहुत मैथमेटिक्स आती है, फिजिक्स लेवल की तो बहुत आती है, ठीक है बच्चों। तो जिन्होंने वो लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके देख लो बच्चों। और बेसिक मैथमेटिक्स, यूनिट मेजरमेंट और उनसे पहले एक दो जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड, उनके भी नोट्स पढ़े हुए हैं वेबसाइट पे, उसका लिंक भी दे रखा होगा, आप जाके देख लो। और बच्चों मैं करता क्या हूँ कि मैं हर एक चैप्टर जब ख़त्म हो जाता है उसके एंड में मैं लिंक डालूंगा लास्ट वीडियो में, क्योंकि मैं जान रहा हूँ आप जाकर करोगे क्या, मान लो पहले ही वीडियो में डाल दिया, आपकी नज़र पड़ गई, तो आप जाओगे वेबसाइट पर, आप क्या करोगे, उसको डाउनलोड कर लोगे, वही देख लोगे और फिर समझ में कुछ आएगा नहीं। तो आप क्या करो, पहले आप देखो, पढ़ो, समझो, फिर जाओ वहाँ पे नोट्स डाउनलोड करो। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट कह लो या एडवाइस समझ लो, आप अपने नोट्स ज़रूर बनाना बच्चों। वो बहुत अच्छे नोट्स हैं, वो आपके लिए, अगर आप किसी एनसीईआरटी, मान लो आप किसी किताब को रेफ़र नहीं करना चाहते हो, तो सिर्फ उतने नोट्स आपके लिए बहुत हैं। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आपको किताब रेफ़र करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर्स। ये चैप्टर 5 है। अब आप कहोगे 4 चैप्टर हो गए, आप देख लेना जाके, ठीक है। तो बच्चों हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वेक्टर्स। देखो बच्चों, पहले तो ये नाम आपको थोड़ा हो सकता है पहली बार सुनाओ, या आई थिंक 9th और 10th में थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका दिया जाता है, नहीं दिया गया तो आज तो पढ़ेंगे। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। देखो बच्चों क्या होता है फिजिक्स में, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था यूनिट एंड मेजरमेंट में कि क्वांटिटीज़ कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई और एक आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हो गई जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से निकलती थी। लेकिन फिजिक्स में जब भी आप कोई चीज़ मेज़र करते हो तो उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि मास, ठीक है, वेट आप मेज़र करते हो, मास मेज़र करते हो। मैं कह देता हूँ 5 kg ऑफ शुगर या 5 किलोग्राम शुगर, तो आपका मतलब क्या है, 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और केजी आपकी यूनिट है, ऐसा आप जानते हो। बच्चों कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के काम नहीं चलेगा। जैसे मैं कह दूं 5 न्यूटन फोर्स, अब आप ये पूरा सेंटेंस करेक्ट नहीं है। 5 न्यूटन फोर्स, लेकिन किस डायरेक्शन में। देखो बच्चों, जैसे मेरा हाथ है, ये इस पेन से मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस पर, ऐसे इस तरीके से। अब फोर्स 5 न्यूटन की तो ये भी है, मान लो 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में भी है, या मैं इस डायरेक्शन से लगा सकता हूँ, इस डायरेक्शन से लगा, किसी भी डायरेक्शन से लगा, तो ये 5 न्यूटन किस डायरेक्शन की फोर्स है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो फिजिक्स में इस तरह से देखा जाए तो 2 टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक वेक्टर क्वांटिटीज़ और दूसरी स्केलर क्वांटिटीज़। तो पहले बच्चों जान लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आप बहुत आसान है, वही आप पढ़ते भी आ रहे हो। क्या है बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज़ की, देखो बच्चों यहाँ डिफिनीशन लिख रखी है, क्या है समझते हैं। वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन एंड फॉलोज रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अब बच्चों देखो, बहुत सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है, आप समझ भी गए होंगे। हर वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड जिसका ना हो, जिसके साथ डायरेक्शन भी जुड़ी हो, मतलब वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, हम उस क्वांटिटी को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक ये जो लाइन जुड़ी हुई है, एंड फॉलोज रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ये बच्चों अभी आप इसको साइड में रखो, पहले इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम इस पर घूम कर आएंगे कि ये लिखा क्यों। वेक्टर अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा तो आपको पता है, एक्स प्लस वाई जोड़ दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा क्या है पहले देखते हैं बच्चों कि वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल क्या है। जैसे बच्चों डिस्प्लेसमेंट, अब देखो बच्चों ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप मान लो यहाँ पर खड़े हो, आप हो यहाँ पर, ठीक है, या आप हो, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और ये पोजीशन है ए, ठीक है, आपको बी तक जाना है, ये पोजीशन है बी। तो आप कहीं से भी जा सकते हो, आप ऐसे जाओगे, आप ऐसे जाओगे, आप ऐसे जाओगे, या आप एकदम डायरेक्ट सीधे चले गए। तो बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं कि आप ए से बी तक जाने में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा है, तो आप कहोगे सर जो स्ट्रेट लाइन ए से बी को ज्वाइन कर रही है यही शॉर्टेस्ट पाथ है। और आपने अपनी पोजीशन चेंज कहाँ से कहाँ तक करी, ए से बी, तो ये जो ए बी है, ये जो ए बी है
ये है बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दिखाता है चेंज इन पोजीशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड। मतलब आप चाहे ऐसे जाओ, इधर से घूम के जाओ, कैसे भी जाओ, डिस्टेंस अलग अलग होगी। डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ पाथ, वो अभी हम लोग डिस्कस डिटेल में करेंगे। लेकिन पोजीशन चेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ, ए से बी। इसको जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगी वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। आप ए से बी गए। अब ये एरो क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो देखो बच्चों, ये एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहां पर दो बातें बताने वाला हूं। क्या? कि ए से बी जाने में बंदे ने 1 किलोमीटर चला। बंदा जो है वो 1 किलोमीटर, आप 1 किलोमीटर गए, लेकिन किस डायरेक्शन में गए? मान लो ये हमारी कोई ओरिजिन है, ये हमारा कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें ये ओरिजिन है। मैंने कहा कि वो एक्स से 30 डिग्री एंगल बनाता हुआ ए से बी की तरफ, यानी कि मैं कहूँगा कि बंदा 1 किलोमीटर गया ए से बी। ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। वो ए से बी गया, किस डायरेक्शन में गया? मैंने कह दिया वहां गया। वो देखो वो जा रहा। वो जा रहा का मतलब क्या है भाई? तुम डायरेक्शन ही तो पॉइंट कर रहे हो। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1 किलोमीटर। एक जो है आपका वो मैग्नीट्यूड है। और ये जो 30 डिग्री आपने बताया कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, या आपने कह दिया कि देखो वो दौड़ रहा है नॉर्थ की तरफ, तो वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन होगी। और वो कितना भागते हुए चला गया? मान लो 5 किलोमीटर चला गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डायरेक्शन के साथ हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सिंपल, आप समझ भी गए होंगे। अब बात आती है ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं। मैंने यहाँ पर कुछ का एग्जाम्पल लिखा है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, ये तो मैंने बता ही दिया। वेट बच्चों, वेट यानी जिस फोर्स से आप अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, वो वेट बोला। अभी एक आसान भाषा में आप समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन है। वेट आप क्या बोलते हो? ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। वेलोसिटी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी स्पीड से किस मामले में चेंज होती है वो अभी पता चलेगा। वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होती है। जैसे मैंने कहा कि कोई बंदा ए है, वो बी की तरफ जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, तो ए से बी की तरफ जा रहा है ना कहीं आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि किस तरफ, बी कहां पर है। ए से बी तो जा रहे हो, लेकिन बी है कहाँ? बी तो कहीं भी हो सकता है, बात समझे। फिर है एक्सेलरेशन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये भी आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चों बात यहाँ पर ये आती है कि फोर्स में मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या क्या चाहिए? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए बच्चों? एक तो चाहिए मैग्नीट्यूड, भाई कितनी है वो क्वांटिटी, बात समझ रहे हो। दूसरी क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, किस डायरेक्शन में वो मैग्नीट्यूड है। तो फोर्स में ये दोनों होते हैं, लेकिन फोर्स में और भी दो चीज़ें होती हैं, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों। जब हम लोग मोशन पढ़ेंगे तब फोर्स, या मैं बता दूंगा, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। मोमेंटम क्या होता है, ये सब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेट्रा, मतलब इसके अलावा बहुत सी अनगिनत क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर हैं। अब बच्चों घूम के आ जाते हैं कि ये फॉलोज रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। इसका क्या मतलब? देखो बच्चों, बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी है, जिनकी डायरेक्शन भी है, उसके बावजूद वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? जैसे इसका एक एग्जांपल अगर आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ। करंट बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, उसमें डायरेक्शन भी है। जैसे कि एक ये तार है, मैंने कहा इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो आप कैसे दिखाते हो? मान लो मैंने वोल्टेज डिफरेंस जो पोटेंशियल अप्लाई करा हो वो ऐसा है कि करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट में जा रही है, तो आप ऐसे एरो दिखा देते हो। देखो उसकी डायरेक्शन भी है, और आपने कह दिया 5 एम्पेयर करंट है, तो 5 एम्पेयर की करंट यानी मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन उसके बावजूद करंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये ध्यान रखना। क्यों नहीं है ये आप देखो, अभी मैं समझाता हूँ। क्योंकि करंट वेक्टर अलजेब्रा के नियमों को फॉलो नहीं करता है। दिखाता हूं कैसे। बच्चों समझो बात को। जैसे मैं आपसे कहूं आपके पास 5 kg एक आपके पास बैग है, ठीक है, पॉलिथीन है या बैग है, उसमें आपके पास 5 kg पोटैटो है मान लो, ठीक है। और एक दूसरा बैग है, उसमें 10 kg पोटैटो, आलू 10 kg। अब मैं आपसे कहूं कि टोटल कितना है, तो आप कह दो कि सर 10 + 5 15 kg आपके पास पोटैटो है। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, ध्यान से समझना, कि भाई इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर, बात समझे, और
इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है आपका 10 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो बच्चों 15 किलोमीटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप डायरेक्टली उसको मैग्नीट्यूड को जोड़ नहीं सकते, आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप इधर भी जा रहे हो, साथ ही साथ आप इधर भी जा रहे हो, तो ओवरऑल कहीं यहाँ पर आओगे, वो मैं भी आपसे डिस्कस करूँगा जब रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो आपने बता दिया, ये है बच्चों ऑर्डिनरी अलजेब्रा। क्या है बच्चों? ऑर्डिनरी अलजेब्रा, जहाँ आप नंबर्स को बस जोड़ देते हो, डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई ध्यान वान नहीं रखना है हमको, बात समझ रहे हो। तो अब बात आती है करंट पे। करंट के पास आपने कहा सर एक वायर है, इसमें 5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, भाई सही बात है, लेकिन 5 एम्पेयर अगर मैं इस वायर को ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, तब भी तो 5 एम्पेयर ही रहेगी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट से इस पॉइंट में, लेकिन डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं हो रही। वो तार में तो है, लेकिन ये तार आपका जो वायर है वो ऐसे ऐसे करने पर भी 5 एम्पेयर करंट रह रहा है और उसकी डायरेक्शन वायर के अलाउंग ही है, बस क्या है कि अभी देखो चेंज हो रही है, बात समझ गए कि नहीं। तो अब करंट वेक्टर अलजेब्रा के नियमों को नहीं फॉलो करती। अगर एक पॉइंट पे मान लेते हैं कि बहुत सारी करंट्स आ रही हैं, जैसे कि 1 एम्पेयर, एक 2 एम्पेयर है, एक 3 एम्पेयर है, तो यहाँ पर जो टोटल करंट जाती है वो 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, ये 6 एम्पेयर की करंट होगी। और यहाँ पर देखो हमने जोड़ दिया, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी हमने डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा। अब ये 1 एम्पेयर जो ये वायर आ रहा है वो कैसे भी वायर हो भाई, वायर तो कैसे भी आ सकता है ना, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये बच्चों वायर है, अब इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो ये 1 एम्पेयर अभी ऐसे दिखा रहा हूँ, मैं ऐसे कर दूंगा तब भी 1 एम्पेयर है, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तो 1 एम्पेयर का डायरेक्शन है, लेकिन वो वायर के अलाउंग में है। ये देखो 2 एम्पेयर इस वायर के अलाउंग में, 3 एम्पेयर, टोटल जा रही है 6 एम्पेयर। अब ये 1, 2 और 3 ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल 6 एम्पेयर निकल रहा है, तो यानी यहाँ तो हम सिंपली इसको ऐड करे दे रहे हैं ना, ऑर्डिनरी अलजेब्रा के नियम लगा रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा नहीं। अब वेक्टर अलजेब्रा है क्या, वो हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ये समझ गया होगा, बहुत सिंपल है। तो हम लोगों ने क्या समझा, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेट, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा। करंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, उसके बावजूद वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वो क्या है, वो एक अलग टाइप की क्वांटिटी है। अब आप कहोगे सर अगर किसी के मन में ये टेंसर वेंसर नाम आ रहा है ना, तो बच्चों इतना भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे मत जाओ। इस लेवल पे हम बस यही समझते हैं कि करंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो एक अलग टाइप की क्वांटिटी होती है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग पूरा इंटर पढ़ डालेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बहुत समझ गए आप। अब बात आती है कि सर वेक्टर क्वांटिटीज तो समझ गए, दूसरी किस तरीके की क्वांटिटी बच्चों, जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे मास जैसे मैंने कहा 5 kg आलू, तो 5 kg आलू अब ये यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, कैसे भी रखो 5 kg होंगे, उसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं। जैसे क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर मतलब सिर्फ एक नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर लेंथ, अब लेंथ अगर ये मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर किसी भी डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। जैसे बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, ये ए ये बी, आप ए से बी गए, मान लो आप 1 किलोमीटर आपने चला, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, आपकी पोजीशन चेंज हुई तो 1 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका कितना, डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है वो हुआ 1 किलोमीटर, और डायरेक्शन भी आप बताओगे वो मैं बात बता। और डिस्टेंस कितनी चली, मतलब जो एक्चुअल आपने पाथ चला है, कितनी लेंथ है, वो डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर। लेकिन अब बताओ जरा, अगर मैं ए से बी पर जाऊं और फिर घूम के ए पर आ जाऊं, मतलब मैं गया और फिर आ गया, तो डिस्टेंस तो हो जाएगी कितनी 2 किलोमीटर। भाई टोटल आप पाथ कितना चले, गए और आए 2 किलोमीटर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुई ना, आप गए और वापस आ गए, तो वो हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो जाएगा, अगर आप जाके वापस आ जाओ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 0। उसी तरह बच्चों और किस तरीके की स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास, मास कहीं भी कैसा भी हो, वो मास 5 kg है तो 5 kg रहेगा, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं। स्पीड, जैसे मैंने पहले भी बताया, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। टेम्परेचर, अब बच्चों टेम्परेचर आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एनर्जी, टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं होता ना। एनर्जी,
एनर्जी बच्चों अभी इस लेवल पे जानते हैं कि एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता। आगे जब आप बहुत कुछ पढ़ लिख जाओगे ना, जब पूरा इंटर पढ़ लोगे, तब पता चलेगा कि एनर्जी को भी एक डायरेक्शन दी जाती है, लेकिन वो इस जनरल टर्म में हम नहीं समझाते हैं कि एनर्जी की भी कोई टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं, वो भी इसी लेवल पे, क्योंकि टाइम तो हमेशा आगे ही चलता है, तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन छुपी हुई है। ठीक है। वर्क क्या है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी। इस तरीके से बहुत सी स्केलर क्वांटिटी होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। दीज क्वांटिटीज फॉलो द रूल ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। मतलब यहाँ पर अगर 2 और 5 को जोड़ना है तो आप सिंपल कह दोगे 7। ये नहीं कि उसमें डायरेक्शन भी देख रहे हो कि 5 तो इधर है, 2 तो इधर है, तो इसका टोटल कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ अलग आने लगेगा। बात समझ रहे हो? तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा यानी कि 3 kg आलू प्लस 5 kg आलू इज इक्वल टू 8 kg आलू। सिंपल, यहाँ डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं। बात समझ गए? वो होती है स्केलर क्वांटिटी। बहुत चर्चा होगी बच्चों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताने के लिए समझाया। अब बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हम ये क्यों पढ़ें, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्यों पढ़ी जाए। देखो बच्चों, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी इसलिए पढ़ी जाए क्योंकि आपको अल्टीमेटली डील करना है फिजिक्स में क्वांटिटीज से। ठीक है, फिजिक्स का मतलब ही आपको कुछ ना कुछ मेजर करना है, और वो कोई ना कोई क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो फिजिकल क्वांटिटी किस कैटेगरी में रखेंगे आप? ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वांटिटी आप मेजर करो और वो अधूरी मेजर हो जाए। मान लो वेक्टर क्वांटिटी है और आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया तो वो अधूरा माना जाएगा, क्योंकि आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भाई किस डायरेक्शन में, क्या डायरेक्शन है उसका, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन क्या, वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर आपने तुरंत जोड़ गांठ के बता दिया, लेकिन किस डायरेक्शन में, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ। इसलिए वेक्टर्स पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है। अब बच्चों बहुत कहानी होगी, चलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। अब कहोगे सर मोशन भी पढ़ाने लगे क्या इसी चैप्टर में? नहीं बच्चों, मोशन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको इंपॉर्टेंस समझाना चाहता हूँ वेक्टर्स की, वेक्टर पढ़ते क्यों। देखो, अगर मान लो एक ये लाइन है, ठीक है, और मैं आपसे कहूं इस संसार में 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को भूल जाओ, सिर्फ आपके पास एक डायरेक्शन है, एक डायमेंशन है जिसमें आप चल सकते हो, यानी इस लाइन के अलोंग आप कहीं भी जा सकते हो, इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं जा सकते हो, दाएं बाएं तो जा सकते हो। बात समझ? आप यहाँ पर कहीं खड़े हो, ये आपकी मीन पोजीशन, ठीक है, ये है आपका मीन पोजीशन, ये है आप ओ यानी ओरिजिन। अब आप या तो इस इधर जाओगे या इधर जाओगे। मैं इसको कह देता हूं, मान लो ये प्लस एक्स एक्सिस है और ये माइनस एक्स एक्सिस। आप मान लो यहाँ पर 1 किलोमीटर प्लस एक्सिस पे गए, तो मैं आप अगर मुझे पूरी डिटेल देनी हो आपके मोशन की तो मैं क्या कहूँगा, 1 किलोमीटर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, मतलब यहाँ दोनों चीजें हो गई। 1 किलोमीटर आप गए हो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, बिल्कुल सही बात है। या आप इधर जाओगे तो मैं कह दूंगा 1 किलोमीटर आप गए हो टुवर्ड्स माइनस एक्स, बिल्कुल सही बात। यानी कि आप इधर जा सकते हो या इधर। तो अगर मुझे टोटल दिखाना हो आपकी क्वांटिटी का पूरा प्रेजेंटेशन कि आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, तो डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे दिखा सकते हो, पॉजिटिव एक्स के लिए लिख दो कि +1 किलोमीटर गए, और निगेटिव एक्स के लिए लिख दो कि -1 किलोमीटर गए। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन भी आ जाएगी, प्लस का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस और माइनस का मतलब निगेटिव, और 1 का मतलब मैग्नीट्यूड। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये तभी आसान रहता कि अगर हमें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मोशन में ही डील करना पड़ता है। ये स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है, मान लो ऐसे है, तब भी आप जाओगे तो या तो ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। ऊपर नीचे का मतलब या तो पॉजिटिव या निगेटिव। जीवन बहुत आसान होता अगर सिर्फ हमें 1 डायमेंशन से ही डील करना पड़ता। अब बच्चों अगर मैं कह दूं इस बोर्ड में आपको कहीं भी जा सकते हो, तो प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा। अब मान लो आपको उधर जाना, तो आप ऐसे जा, प्लस एक्सिस, मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो आप एक्स वाई में कहीं भी जा सकते हो ना, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, इधर जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो सिर्फ प्लस माइनस है, क्योंकि अगर मैंने प्लस बता भी दिया तो कितना, कौन सा प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, कौन सा प्लस। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये तो कॉम्प्लिकेट हो गया 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल यानी जहाँ एक्स और वाई दोनों एक्सेस है, ये पूरा बोर्ड का जो प्लेन है उसमें। अब लाइन की बात नहीं कर रहे, प्लेन की बात कर रहे। अब ये और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर मैं 3 डायमेंशन यानी हवा में आ जाऊँ, मैं यहाँ, ये हूँ मैं, ये आप हैं, ये आप यहाँ पर खड़े हैं। अब मैं आपसे कहूँ आपको 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है आपका, तो कहीं भी हो सकता है ना, इधर, इधर, यहाँ, मेरी तरफ, आपकी तरफ, कहीं भी हो सकता है। तो उस केस में बच्चों हम कैसे डिफाइन करेंगे कि क्वांटिटी में डायरेक्शन कौन सी है?
तब आपको वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ रहे हो? किसी भी क्वांटिटी को 1 डायमेंशन में दिखाना ठीक है, लेकिन 2 और 3 डायमेंशन में दिक्कतें आने लगेंगी, तो वेक्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है 1 डायमेंशन तो ठीक है, बट इन 2 एंड 3 डायमेंशनल दिस इज नॉट दैट सिंपल। ठीक है, डायमेंशन दिस इज नॉट दैट सिंपल, इसलिए हम वेक्टर पढ़ते हैं। इतनी कहानी समझ लियो आप, तो आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से समझ लो, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है। डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या लिखा हुआ है पहले समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अ वेक्टर दैट प्रेजेंट्स अ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे बच्चों मैंने पहले भी बताया, आप यहाँ ए पर हो और आप बी पर चले गए, एक लाइन ज्वाइन कर दो और ये एरो दिखा दिया, मतलब आप ए से बी तक जा रहे हो, तो ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अभी मैं ये सब नहीं बताऊंगा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि उसको बाद में बताने वाला हूँ। ये ए बी आपका एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी उसके ऊपर एक एरो। अब मैं बताऊंगा इस एरो का क्या मतलब होता है, सब बताऊंगा, रुक जाओ जरा। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन डिस्टेंस आपकी क्या है? डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि क्या बताती है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। जैसे ए से बी अगर आप मान लो ऐसे बना दिया मैंने, अब ए से बी आप कैसे कैसे जा सकते हो? ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई, वेक्टर क्वांटिटी। ए से बी आप मान लो इस पाथ से गए, ये वाले पाथ, तो आपकी लेंथ क्या होगी? पाथ ये ज़्यादा होगा, तो डिस्टेंस ये हो जाएगी। बात समझ? आप मान लो ऐसे घूमते घामते गए ऐसे, तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? ये एक्चुअल पाथ की लेंथ हो जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए टू बी वही रहेगा। आप ऐसे कहीं घूमते घामते यहाँ पर पहुँचे, तो आपके ये जो डिस्प्लेसमेंट हो क्या हो जाएगा? ए से बी वही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी? ये वाला पाथ पूरा इसको चल के जाओ। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता मान लो घर पे कभी नहीं बोलते पापा जाओ ये लेके चले आओ, ये दुकान से ले आना, कहीं इधर उधर भटकने मत जाना, बस जाओ लेकर आ जाओ। अब आप गए, आप बीच में कहीं दोस्त के घर निकल गए, और दोस्त के घर गए, थोड़ा मस्त गप्पे मारे, वहाँ से फिर दुकान पर गए, जो सामान बोला था वो लिया और आ गए। पापा पूछेंगे इतना टाइम कहाँ पे लगा दिया तुमने? कि पापा मैं दोस्त के घर निकल गया था। अब पापा कहेंगे क्यों? मैंने तो कहा था कि सामान लेकर आओ बस उस दुकान से। तो अब आप क्या बोलोगे कि पापा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मेरा डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही रहा ना, मैं दुकान तक गया और दुकान से आ गया, मैं घूम के चला गया, उससे क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही, आप देखो ना फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तो बच्चों होगा क्या कि दोबारा आप शायद दिखो मत उस घर में। ठीक है, ये सब ज़्यादा फिजिक्स पिता लोगों को मत समझाना, ये यहाँ पर समझ जाओ। ए से भी आपका डिस्प्लेसमेंट है, और ये घूम घाम के कैसे भी जाओ, एक्चुअल जो लेंथ ऑफ पाथ है वो आपका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डजंट टेल एनीथिंग अबाउट द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। बिल्कुल सही बात कही गई है। आप ए से भी किसी भी पाथ से जाओ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा ए बी दिखाएगी, ये लाइन दिखाएगी एरो के साथ, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि आप पहुंचे ए से बी तो पहुंच गए, लेकिन कैसे पहुंचे? इस पाथ से पहुंचे हो, इस पाथ से पहुंचे हो, कि इस पाथ से पहुंचे? बात समझ गए कि नहीं? ये आपका कुछ बच्चों मैंने बताने की कोशिश करी, इसको देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या लिखा? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, वो भी मैंने बता दिया आपको। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। ये मैंने क्या बोल दी, ये बाद में भी डिस्कस करेंगे। जैसे ए से भी आप गए, अगर आप इस पाथ से जाओगे तो जाहिर सी बात है इसकी जो लेंथ होगी एल, वो ग्रेटर देन होगी ए बी से। जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या होगी? ए बी ही तो होगी भाई। आप सीधे चल के जा सकते थे, आप घूम घाम के गए, तो वो लेंथ हमेशा क्या होगी? ए बी से ज़्यादा होगी। अगर शॉर्टेस्ट की बात करी जाए तो वो बस ए बी हो सकती है। अब ये मत कह देना सर, बहुत ज़्यादा आजकल बच्चों को दिमाग आ गया सर, स्पेस टाइम स्पेस को बेंड कर देंगे, ये सब बवाल नहीं। बस अभी आप इतना समझो कि ए से बी आप गए तो सीधे गए, तो डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज इन पोजीशन हुआ, अब मान लो आप गए और वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ ना, चेंज इन पोजीशन तो हुआ ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कितनी होगी? गए मान लो ये डिस्टेंस थी 2 किलोमीटर और आए तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर होगी। बात समझिए। अब बच्चों एक चीज़ और है, यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ है, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड विथआउट चेंजिंग इट्स वैल्यू इफ इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन आर नॉट चेंज्ड। अब बात समझो बच्चों, जैसे कि मान लो ये एक ए बी एक डिस्प्लेसमेंट है, ये लेंथ है, मान लो ये इतनी ही लेंथ है ए बी। अब मैं क्या करूं, इस वेक्टर को उठा के ऐसे रख दूं इधर कहीं, ये पॉइंट बी डैश, ये ए डैश,
इसकी लेंथ ये जो है वो इसी के बराबर है और इसका डायरेक्शन भी अगर इसी डायरेक्शन में, तो इस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट यही कह रहा है कि जैसे मान लो ये फिर से मैंने इसको आगे खिसका दिया, ये नई पोजीशन पे आ गए, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये कर क्या रहा हूँ मैं, बस इसको इधर उधर ले जा रहा हूँ, ये कहीं यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। मतलब ये लेंथ आपको सेम नहीं दिख रही होगी, वो बात अलग है, लेकिन इनकी लेंथ क्या है सेम और डायरेक्शन भी क्या है इस डायरेक्शन। तो किसी वेक्टर को अगर आप उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करे बिना इधर उधर कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो, तो उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये भी, ये जो डिस्प्लेसमेंट था ये यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही, इसको कहीं भी उठा के बिल्कुल ऐसे ही कहीं भी रख दो वो सेम रहेगा। इस तरीके के वेक्टर को बच्चों फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर्स। और हम फिजिक्स में अभी इस लेवल पर यानी 11 12 में सिर्फ फ्री वेक्टर्स के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे। बात समझ गए? अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड विथआउट चेंजिंग इट्स वैल्यू इफ इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन आर नॉट चेंज। लेंथ का मतलब है बच्चों मैग्नीट्यूड, ये जो लंबाई है ये। अब बच्चों मेन मुद्दे पे आते हैं कि कहाँ आपको ये सब जो कहानी बता रहा हूँ वो क्यों बता रहा हूँ। पहले एक चीज़ समझ लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये बच्चों अभी तक क्यों नहीं बताया, मैं अब बताता हूँ। वेक्टर को प्रेजेंट कैसे, दिखाते कैसे, कि भाई 5 kg आपने मास दिखा दिया, वो तो ठीक है कि 5 kg आलू है, शुगर है, जो भी है, लेकिन अब डायरेक्शन भी दिखानी है तो कैसे। मान लें कोई एक वेक्टर ए बी जो वेक्टर था डिस्प्लेसमेंट, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, ए बी, उसके ऊपर बच्चों एक एरो लगा देंगे। वो सारी क्वांटिटी जिनके ऊपर मैं एरो ऐसे लगा दूंगी वो सारी वेक्टर क्वांटिटी होंगी, स्केलर क्वांटिटी। या उसको प्रेजेंट किसी किसी बुक में कैसे करते हैं, स्मॉल लेटर के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, या ऐसे भी मान लो कैपिटल लेटर है ए, उसके ऊपर वेक्टर। तो जब भी एरो लग जाए ऊपर तो इसका मतलब हो गया वो वेक्टर क्वांटिटी। अब बात समझना कुछ, अरे इतने मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है, वो क्या करेंगे, सर ये ए और बी ये एक डिस्प्लेसमेंट है, तो मैंने लिख दिया वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर दिया, या वेक्टर ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको पढ़ते कैसे, वेक्टर ए बी या वेक्टर ए वेक्टर ऐसे। और अगर डिस्प्लेसमेंट यहां से चालू हो रहा है, मान लो इस डायरेक्शन से बी ए, तो आप इसको लिख सकते हो बी ए वेक्टर, यानी बी से ए की तरफ। लेकिन वो क्या करता है, वो ऊपर एरो ऐसे दिखा देंगे। अरे भाई वो प्रेजेंटेशन है, वो यहां पर तुमको ऐसा नहीं दिखाना है कि भैया ये ए लेटर है, तुम यहां जा रहे हो तो उसको प्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसे दिखा दूंगा। अरे ऐसा मत करना, मैं करते हुए देखा हूं बच्चों को, इसलिए बता रहा हूं, बहुत महान टाइप के बच्चे देखा हूं। तो आपको बस रिप्रेजेंट करने के लिए ए के ऊपर ऐसे वेक्टर लगा, ये वेक्टर क्वांटिटी का प्रेजेंटेशन। अब बात आती है कि करना क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। अब जैसे बच्चों ध्यान से समझो, ए से बी आप गए, ठीक है, ए से बी आप गए, और मान लो आप पूरा 5 किलोमीटर ट्रेवल करें, तो ये जो लाइन, ये लाइन जो जा रही है इसका मैग्नीट्यूड होगा 5 किलोमीटर। ये लाइन की लेंथ आपको दिखाएगी मैग्नीट्यूड। बात समझे कि कितना आप चले। और ये जो एरो है, ये एरो ये दिखाएगा कि किस डायरेक्शन में चले। ये देखो, एंड द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। पॉइंट ए को बच्चों क्या बोलते हैं, जहां से आपने शुरू करा इसको बोलते हैं टेल, इसको क्या बोलते हैं, टेल। और जहां पर आप पहुंच गए, ये जो एरो वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं हेड, इसको क्या बोलते हैं, हेड। या इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, मतलब जहां से आपने शुरू करा इसलिए इनिशियल पॉइंट। और इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट या हेड, फाइनल पॉइंट। बात समझ गया। तो ये बच्चों कुछ कहानी थी। अब आप समझ भी गए कि वेक्टर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं सिर्फ ए लिखा रहा, मान लो कोई एक वेक्टर ए है, कोई एक क्वांटिटी ए है, वेक्टर छोड़ो, और उसके ऊपर मैंने एरो नहीं लगाया, तो वो हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। और अगर मैं इसके ऊपर एरो लगा दूं तो अब आप समझना कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ गए कि नहीं? बहुत सिंपल है बच्चों, इसको देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कुछ बातें और कर लेते हैं। जैसे बच्चों आप लोगों ने कंपास देखा होगा, कंपास देखा है कि नहीं देखा है, देख लेना जाके, 5-10 रुपए का आता भी है, खरीद भी लेना जाके। उसमें देखो आपने देखा होगा डायरेक्शन पता करने के लिए वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, लोकल नॉर्थ की तरफ। ये सब मैं नहीं बताऊंगा। जैसे कि मान लो एक हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, आपका ये मान लो ये घर है आपका, ये आपका यहाँ पे ये घर है आपका, आप यहाँ रहते हो। अब आपका घर कहीं से मान लो इधर ईस्ट से ये आपका
सूरज निकलता है, ये आपको सबको पता है, ठीक है, ये सूरज, ठीक है, सन। अब आपने कहा कि ये ईस्ट डायरेक्शन है तो उसके अपोजिट क्या होगी, वेस्ट डायरेक्शन। इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तो नॉर्थ और साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यही तो पढ़ा है आपने। अब बच्चों यहाँ पर भी वेक्टर का ही तो काम है। देखो मैं आपसे कहूँ कि जाओ बेटा, यहाँ दुकान है, एक दुकान है, शॉप है, जाओ सब्जी लेकर आओ वहाँ से, तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं जा रहे हो, आप कहीं नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हो। नॉर्थ ईस्ट आपने सुना भी होगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हो, अपने घर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हो, है कि नहीं। अब मैं कहूँ कि जाओ बेटा दूध ले आओ, दूध की शॉप इधर है, ठीक है, मिल्क ले आओ। अब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप कहीं साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट में जा रहे हो। अब साउथ वेस्ट में तो कहीं भी जा सकते हो, इधर उधर उधर, वो मैं अभी बताऊंगा कि इधर जा रहे हो, ठीक है। आप कहीं इधर जा रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, यहाँ मॉल है, एक मॉल है, ठीक है, आप मॉल में जा रहे हो, आप किधर जा रहे हो, साउथ और ईस्ट, तो साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे हो। और या आप कहीं रेलवे स्टेशन जा रहे हो, कहीं टहलने का मन है, बाहर जा रहे हो, रेलवे स्टेशन आपका इधर है, तो आप कहीं देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट पे जा रहे हो, तो आपके टोटल क्या हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इनके बीच की मिली जुली डायरेक्शन कौन सी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। बात समझ गए ये। अब बात आती एग्जैक्ट मोशन क्या होगा, कि एग्जैक्ट ये इधर जाने के लिए तो आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी। तो उसका बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं कि रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। बच्चों ऐसे ही लिखा होता है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब क्या कहने का मतलब है, जैसे ये आपने बना दिया भाई एक, ये क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम डायरेक्शन वाला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ऐसा ही बनाना, कंफ्यूज नहीं होगा। अगर नॉर्थ साउथ इधर कर दो कि नॉर्थ के राइट में ईस्ट रखना, जैसे ये देखो आपको बच्चों ये ध्यान रखना चाहिए, ये सर्किल, ये नॉर्थ होगा तो इस सर्किल के चलते ये ईस्ट होगा, ये साउथ होगा और ये वेस्ट होगा। बात समझे। अब देखो मैंने क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अब बात समझना, ये आप हमेशा ओरिजिन से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। 40 किलोमीटर, तो अगर हम क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे कि 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ऐसे करके आप एक लाइन खींचोगे इस तरीके से, और एरो लगा दोगे और ये कह दोगे कि भाई ये 40 किलोमीटर है। आपने कुछ स्केल मान ली, भाई 40 किलोमीटर की लाइन आप पेपर पे तोड़ो खींच दोगे, आप क्या करोगे, आप कह दोगे कि लेट 5 किलोमीटर इज इक्वल टू, लेट 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बात समझ गए। तो टोटल 40/5 8 सेंटीमीटर की लाइन आप खींच दोगे। अब बात आती है डायरेक्शन क्या है। अब देखो डायरेक्शन क्या है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या है, साउथ तो ये है। अब साउथ से आप किधर जा सकते हो, या तो आप वेस्ट जाओगे या ईस्ट जाओगे। देखो ये साउथ है, ये क्या कह रहा है, साउथ से 30 डिग्री वेस्ट, तो साउथ ये हो गया, उससे 30 डिग्री वेस्ट, तो ये हो गया 30 डिग्री वेस्ट। यानी कि आपको एक 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट जब आप दिखाओगे तो साउथ वाली जो एक्सेस है उससे आप यहाँ पर प्रोटेक्टर रखोगे और 30 डिग्री की लाइन खींच दोगे 40 किलोमीटर की, यानी कि 8 सेंटीमीटर की। 40 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बात समझ गए। तो इस सेंटेंस का मतलब ये 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ का 30 डिग्री वेस्ट। बात समझे। अब मैं जैसे एक चीज आपसे और कहता हूं, मैं आपसे कहूं 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखो बच्चों ये नॉर्थ ऑफ किसका, नॉर्थ का, 45 डिग्री ईस्ट यानी कि ईस्ट की तरफ। तो ये जो लाइन होगी वो 45 डिग्री एंगल बना रही होगी नॉर्थ से, लेकिन किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। अब मैं कहूं 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखो नॉर्थ तो ये है, ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से 45 डिग्री वेस्ट की तरफ, तो ये हो गया 45। बात समझ गए। इस तरीके से। अब जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे आपका घर है बढ़िया सा, ठीक है, और मैं कहूं कि आपको ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, आपका घर इस तरीके से है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट। अब देखो फिर मैं कहता हूं, मैं कहूं कि 50 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ इस डायरेक्शन को दिखाओ,
50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ऑफ वेस्ट। तो ऑफ किसका? वेस्ट का, तो ये वेस्ट हो गया। 50 डिग्री किसकी तरफ? साउथ की तरफ, तो ये हो गया आपका 50 डिग्री, ये डायरेक्शन आपकी होगी। देखो वेस्ट से 50 डिग्री साउथ की तरफ, बात समझ गए? 50 डिग्री साउथ की तरफ, ये इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। बहुत सिंपल है बच्चों, क्योंकि आप कंपास तो देखना नहीं जानते तो आप समझ गए होगे क्या करना है। जहां ऑफ लिखा हो मतलब उस डायरेक्शन से, तो वेस्ट से 50 डिग्री किधर की तरफ? साउथ की तरफ, 50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। बात समझे कि नहीं? ये बहुत सिंपल है, इसको देख लो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसको हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। जल्दी जल्दी क्या, थोड़ा समझ के। टाइप ऑफ वेक्टर्स। अब ऐसा भी नहीं कि वेक्टर क्वांटिटी में एक ही टाइप की वेक्टर क्वांटिटी होती है, बहुत सारे वेक्टर से आपको डील करना पड़ेगा, मतलब जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। तो उसमें कौन कौन से होते हैं जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्या है बच्चों? इक्वल वेक्टर्स। कोई वेक्टर इक्वल कब कहलाएगा? अब बच्चों ध्यान से समझना क्या बताने वाला हूं। मैंने अभी किसी वेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हो? लेटर के ऊपर एक एरो लगा देते हो, ठीक? ये तो बात सही है, ये तो हो गया वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड आपको दिखाना है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड को बच्चों मैंने पहले बताया था पिछले कुछ लेक्चर्स में, नहीं पता है तो जाके देख लेना। मैग्नीट्यूड बताने के लिए आप बहुत सिंपल है यार, करना क्या है, इस वेक्टर के इर्द गिर्द ऐसे दो डंडे खींच दो, इसको बच्चों मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड आप ऐसे लाइन खींच दे तो मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट। या आप अगर मैं डायरेक्ट ए लिख दूं विथआउट एरो और ये लाइन भी हटा, तो सिर्फ ए का एक ही मतलब होता है मैग्नीट्यूड। बात समझ गए? और आपके पास मान लो दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, मतलब कोई एक वेक्टर क्वांटिटी ए है और दूसरी क्या है? बी है। इसका मैग्नीट्यूड किसका? बी का, वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, या उसको डायरेक्ट ऐसे बी से लिख सकते हैं। तो इक्वल वेक्टर बच्चों वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ए इज इक्वल टू बी, और डायरेक्शन भी सेम हो, मतलब वो एक ही मैग्नीट्यूड के हो, डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे बच्चों मान लो एक ये वेक्टर है, वेक्टर ए, और एक जस्ट बिल्कुल सेम वेक्टर है, वेक्टर बी। देखो इसकी लेंथ, ये देखो लेंथ मैग्नीट्यूड को बताती है, तो ये देखो लेंथ क्या है? सेम है दोनों की। तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे? सेम होंगे। और इनकी डायरेक्शन देखो, ए किधर जा रहा है? उस साइड, और बी भी किधर जा रहा है? उस साइड। तो ये वेक्टर क्या कहलाएंगे? इक्वल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब ये भी हुआ कि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और ए की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन के सेम। जैसे बच्चों मैं कहूँ 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ, और ऐसे दो डिस्प्लेसमेंट हो टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जितने भी 5 किलोमीटर के डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ होंगे वो सब इक्वल वेक्टर। जैसे ये आपने बनाया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो आप 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गए तो ऐसे बहुत सारे होंगे डिस्प्लेसमेंट। मान लो कोई और दूसरा बंदा है, वो भी नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर जा रहा है, तीसरा है, तो ये सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे? ये सारे कहलाएंगे इक्वल वेक्टर। बात समझ? ये बहुत सिंपल सा था, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। पैरेलल वेक्टर बच्चों क्या होता है? पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो। क्या सेम हो? डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम। मैग्नीट्यूड कोई ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो वो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, अगर डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर। जैसे कि बच्चों एक ये वेक्टर है, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा, और एक ये दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं। थीटा क्या होगा? 0 डिग्री, मतलब दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, इनको पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, जिनकी डायरेक्शन देखो सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम। बात समझ गए कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या? एंटी पैरेलल वेक्टर। ये बच्चों नए नए नाम है, होते पैरेलल ही है, बस क्या है कि लाइन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो एक मिनट, ये वो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, बस डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे एक ये वेक्टर है ए, बात समझे, और ये दूसरा वेक्टर है, ये बी है।
ये ए जा रहा है इस डायरेक्शन में, बी जा रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल तो हैं, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ए इधर बी इधर। एंगल कितना होगा बच्चों इनके बीच? 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा कि नहीं? ए को 180 डिग्री घुमाओ तो ये देखो बी के डायरेक्शन में चला जाएगा कि नहीं? तो एंटी पैरेलल का मतलब यही हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर आ जाते कोलीनियर वेक्टर। अब ये कोलीनियर वेक्टर क्या? कोलीनियर मतलब जिनकी लाइन सेम हो, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब सेम लाइन, यहां पर लिख देता हूं, एक एक वर्ड में आपको याद रखना होगा, बहुत सिंपल चीजें हैं। जैसे मान लो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन के अलोंग बहुत से वेक्टर हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी। ये देखो सारे वेक्टर एक ही लाइन में है, तो ये सारे क्या बोले जाएंगे? कोलीनियर वेक्टर, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो या वो एक ही लाइन में आ रहा हो। ये ए देखो इस डायरेक्शन में जा, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, बस वो लाइन सेम होनी चाहिए। ये देखो बी उसके अपोजिट में जा रहा है, लेकिन लाइन क्या है? लाइन सेम है, ये देखो। और ये सी क्या जा रहा है? उस डायरेक्शन में, लेकिन लाइन सेम है, तो ये कोलीनियर वेक्टर हो जाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों, क्या ध्यान रखना है? छोड़ो वो बाद में बताएंगे, यहां पर बस इतना ही देखो। अभी मैं कोप्लेनर में बताने वाला था। हाँ, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर बच्चों क्या मतलब है? को यानी साथ में, प्लेनर यानी जो एक ही प्लेन में लाई करें। देखो ये बोर्ड है, जैसे बोर्ड है ये, तो इसमें अगर बहुत सारे वेक्टर हों जो इसी में लाई कर रहे हो, जैसे ए के वेक्टर ए है जैसे, ठीक है, ए के वेक्टर बी है, ए के वेक्टर सी है, ए के वेक्टर डी है, ये सब देखो ड्रॉ तो मैं इसी प्लेन में कर रहा हूं ना। ऐसा तो है नहीं कि ए इधर जा रहा है, बी इस बोर्ड से बाहर निकला आ रहा है इस डायरेक्शन में, सी इस बोर्ड के अंदर घुसा जा रहा है, डी इस बोर्ड के ऊपर चला जा, बात समझ लो, कहीं इधर साइड में। तो ये सारे एक ही प्लेन में आ रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा बच्चों? कोप्लेनर वेक्टर। और एक चीज यहां मैं बताने वाला था कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज, ये ध्यान रखना बच्चों, कोप्लेनर। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। मतलब अगर इन सबको भूल जाओ, सिर्फ दो वेक्टर की बात करें, ए और बी, तो ये किसी भी डायरेक्शन में वो हमेशा को, आप कहोगे सर ऐसे कैसे? मान लो ये बी है, ये बी है और ये ए है, इसको आप ऐसे बाहर कर दो, ए को इस तरफ ले आओ, ठीक है। तो बच्चों इसको ए को इस तरफ तो ले आओगे, लेकिन ये भी तो देखो, उसको खिसका के अगर बी में ले आए तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बन जाएगा। देखो ए इस तरफ जा रहा है, बी इस तरफ जा रहा है, देखो तब भी तो एक ही प्लेन में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि आप वेक्टर्स को खिसका सकते हो इधर उधर, बिना उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज करे बिना। मतलब अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहे हो तो कहीं भी लेके जाओ, फ्री वेक्टर्स के केस में उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं ए को इस बोर्ड के बाहर भी कर दूं, आप कहोगे सर ये बी वाला प्लेन, ये ए वाला प्लेन। अरे भाई, अगर मैं इसको एक नीचे खिसका दूं, मान लो ये ए यहाँ से इसी पॉइंट से जा रहा है, तो ये एक प्लेन बन जाएगा कि नहीं, जिसमें ए बी ये है, ए ये है, तब भी तो कोप्लेनर हुए वो। तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। बात समझ गए? उसी तरह बच्चों कॉन्करेंट वेक्टर क्या होते हैं? कॉन्करेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट से पास होने वाले। जैसे एक ये पॉइंट है, एक वेक्टर ए है जो इधर जा रहा है, एक बी है जो इसकी तरफ आ रहा है, सी है कहीं इधर जा रहा है, डी है कहीं इधर जा रहा है। मतलब बहुत सारे वेक्टर हैं, लेकिन उनका जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, वो कहलाएंगे आपके ये क्या? कॉन्करेंट वेक्टर। अब आप कहोगे सर ये बी इसकी तरफ आ रहा है, ए इधर से जा रहा है, तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा, उसके लिए एक अलग कैटेगरी है। लेकिन सबकी लाइन देखो, सबकी लाइन क्या हो रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो क्या बोले जाएंगे? कॉन्करेंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के लिए। बात समझ गए कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, उसको देख लो एक बार। ये सब बच्चों बहुत सिंपल चीजें हैं, ये आपके दिमाग में। अब आप कहोगे सर वेक्टर मतलब क्या? वेक्टर मतलब कोई भी क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वो वेलोसिटी हो सकती है, वो मोमेंटम हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मतलब वो सारी क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटीज में आती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी आप बस इतना समझो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। को इनिशियल वेक्टर, ये बच्चों थोड़ा ध्यान देना, कॉन्करेंट तो इसमें अंतर क्या है? वो सारे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो। इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे बच्चों एक वेक्टर ए है जो यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, ये एक वेक्टर बी, ये देखो एक वेक्टर सी,
एक ये वेक्टर डी, ये सब ओरिजिनेट एक ही पॉइंट से ओ से हो रहा है, तो इन सबका इनिशियल पॉइंट देखो जो टेल है वो इसी पॉइंट पे है ना, तो इनको क्या बोला जाएगा, को इनिशियल वेक्टर। बात समझे। उसी तरह बच्चों ये भी एक देख लो, निगेटिव और अपोजिट वेक्टर। अब जैसे आपने एंटी पैरेलल वेक्टर देखा था, एंटी पैरेलल और इसमें थोड़ा सा अंतर है क्या, ये वो वेक्टर होते हैं, ये अभी इस लाइन पे ध्यान मत लो, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे कॉल्ड नहीं लिखा, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ। मान लो कोई एक वेक्टर ए है, देखो स्मॉल से भी किसी किताब में रिप्रेजेंट करा गया, किसी में कैपिटल, इससे मतलब नहीं, एरो लगा है इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक वेक्टर है ये, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक ए, और एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। ये देखो ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे निगेटिव वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मान लो ये ए बी, एक लाइन ए बी है जो इसको प्रेजेंट कर रही है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगी, बी ए हो जाएगी कि नहीं, बी ए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बी ए, और ये होगी ए बी। तो यहाँ पर निगेटिव वेक्टर क्या होंगे, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ गए, मैग्नीट्यूड सेम हो, बस क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, ए बी इज इक्वल टू माइनस का बी ए, ये लिख सकते हैं कि नहीं, या ये लिख सकते हैं ए, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस का ए, यही तो, माइनस का ए मतलब ये वाला, ये इसको छोड़ो, ये कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर देखो एक वेक्टर ए बी है तो ये ए बी हो गया, ए पॉजिटिव है यहाँ पर, और माइनस ए का मतलब हमने ए से बी ना जाकर बी से ए जा रहे हैं, तो माइनस का बी ए, तो हम अगर बी ए को उल्टा कर दें, माइनस का मतलब इसको उल्टा कर दिया तो ए बी के ही बराबर हो जाएगा। भाई माइनस का मतलब क्या है, आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, देखो पहले इधर जा रहा था अब आपने इधर कर दी। बात समझ, ये नेगेटिव वेक्टर, इसको देख लो, आपको सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं, नल और जीरो वेक्टर। देखो ये वो बच्चों वेक्टर होते हैं जिनका कोई ना तो मैग्नीट्यूड होता है ना डायरेक्शन होती है, मतलब ये जीरो कुछ भी नहीं, इनको एडिटिव ये सब बच्चों अभी मैं बताऊंगा। ये यहाँ पर भी एक चीज़ मैंने लिखी थी एडिटिव इनवर्स, और यहाँ पर लिखी है एडिटिव आइडेंटिटी, वो सब अभी बता रहा हूँ, रुको। जैसे बच्चों मान लो एक वेक्टर ए था, अभी जैसे जो मैंने बताया, अगर मैं इसको जोड़ दूँ इसी के अपोजिट वेक्टर से, बात समझ रहे हो, निगेटिव वेक्टर से, तो ये बच्चों कट पिट के जीरो आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर आपने खाली जीरो लिख दिया तो ये अर्थ का अनर्थ कर देगा। इक्वल टू के उधर इस लेफ्ट साइड में सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक, ये है जीरो ही, जो आप नॉर्मल अलजेब्रा में आप यूज करते हो जीरो, ये वही अरिथमेटिक वाला ही जीरो। लेकिन क्योंकि आप एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी सेम वेक्टर क्वांटिटी में अपोजिट डायरेक्शन में घटाने पर जीरो आ रहा है, तो जीरो को भी आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि एक वेक्टर मिल रहा है जो कि नल वेक्टर है, इसी को जीरो वेक्टर बोलते हैं। बात समझे। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर में जीरो वेक्टर जोड़ोगे तो वही वेक्टर मिलेगा, क्योंकि जीरो का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, जैसे अब नॉर्मल 1 + 0 1 होता है, लेकिन यहाँ वेक्टर इसलिए दिखाया गया क्योंकि भाई अब वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी, हाँ ये मैं बताने जा रहा हूँ अभी, क्या बताने जा रहा हूँ फिर से ध्यान में, ओनली same quantities can be added or subtracted, या सेम टाइप की क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया जा सकता है बच्चों। मतलब अगर दो स्केलर क्वांटिटी, जैसे तो मास है 5 kg मास और 10 kg, उन्हीं को जोड़ सकते हो। मास को टाइम में नहीं जोड़ दोगे कि 5 kg मास + 2 सेकेंड टाइम, इसको जोड़ने का क्या मतलब है। उसी तरह वेक्टर में भी है कि एक डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का है तो वो डिस्प्लेसमेंट में ही जोड़ोगे, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में नहीं जोड़ दोगे ना घटा दोगे। बात समझ रहे हो, मल्टीप्लाई करा जा सकता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सेम टाइप की क्वांटिटीज को ही जोड़ोगे या घटाओगे। बात समझे। अब यहाँ पर ये हो गया आपका नल वेक्टर, इसको जीरो। ये जो इक्वेशन लिखी है बच्चों कि किसी भी वेक्टर में नल वेक्टर को जोड़ने पे वही वेक्टर मिल जाता है, इसको बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी इसीलिए बोलते हैं। इस नल वेक्टर या जीरो वेक्टर को एडिटिव आइडेंटिटी, ये जो लिखा हुआ है एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब इसको किसी में जोड़ने पे, किसी वेक्टर में जोड़ने पे वही वेक्टर सेम आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी को दिखाता है, इसलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं।
इस इक्वेशन को ही पूरा एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। बात समझे, नल वेक्टर आपका एडिटिव आइडेंटिटी होता है किसी भी वेक्टर का। यही बात यहां पर भी लिखी हुई है कि नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। क्यों बच्चों बोला जाता है, बात समझना। अगर मैं यहां पर इसका अपोजिट जोड़ दूं, मतलब ये जो अपोजिट नेगेटिव वेक्टर है इसको जोड़ दूं, तो इसको जोड़ने पे एक नल वेक्टर मिल जाता है, नल वेक्टर। इसीलिए इसको एडिटिव इनवर्स बोला जाता है, क्योंकि इसको जोड़ने पर एक नल वेक्टर मिलता है या जीरो वेक्टर मिलता है। तो आपने एक नंबर को उसके माइनस से जोड़ दिया, 2 को -2 में जोड़ दिया तो 0 मिल गया। तो ये जो -2 है उसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि आपको 0 मिल रहा है। और यहाँ पर क्या बोलेंगे बच्चों, अगर आपने 0 को जोड़ दिया किसी नंबर में तो वही नंबर, तो उसको बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ये बच्चों बस सेट थ्योरी के बेसिक से प्रिंसिपल है बच्चों, जो यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं। ये बच्चों ध्यान देना, अभी तक जितने वेक्टर देखे हो ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसका आपका बहुत पाला पड़ने वाला यूनिट वेक्टर। ये बच्चों इसका नाम यूनिट क्यों पड़ा, इसका नाम यूनिट इसलिए पड़ा क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। इसका मैग्नीट्यूड 1, यानी कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन मीटर। अब एक चीज़ और है, मैं 1 बोल जरूर रहा हूँ, इनके आगे जो यूनिट लगा रहा हूँ उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि इस यूनिट वेक्टर की कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो, अगर मान लो आपके पास कोई वेक्टर ए है, तो यूनिट वेक्टर को प्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो, यूनिट वेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए आप इसके ऊपर ऐसे एक ये चिड़िया बैठाते हो, इसको कैप बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, कैप। ये क्या होता है, देखो, किसी भी वेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, ध्यान से समझना। एक होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरी होती है डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। अगर मैं इससे मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दूं, मान लो ये 10 टोटल होता मैग्नीट्यूड 10, और 10 से डिवाइड कर देता तो बचता क्या, 1 ही तो बचती चीज़, क्या बचती, 1 बचती। तो अगर मैं किसी वेक्टर से ये वेक्टर ए है, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड से ही का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन सिर्फ ए। सिर्फ ए का मतलब विथआउट एरो मैग्नीट्यूड ही होता है। तो जो चीज़ निकल के आएगी उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अब आप अभी इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना बच्चों, यूनिट वेक्टर पे डिटेल में हम समझेंगे कि यूनिट वेक्टर है क्या। इसका मैग्नीट्यूड जो है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, ये क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है, 1 ही आएगा, ठीक। अब बात करोगे सर, जब हम इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, इसका सिर्फ एक काम होता है डायरेक्शन बताने में। डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन। जिसका, अब आप फिर से समझ लो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ऐसे ए कैप इज इक्वल टू 1। और होगा क्या, अगर आप इसको निकालोगे कैसे, उस वेक्टर को आप डिवाइड कर दोगे उसके मैग्नीट्यूड से, तब आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, मतलब जैसे 1 न्यूटन नहीं लिखोगे आप, सिर्फ 1, यूनिट वेक्टर का मतलब 1, तो उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, कोई यूनिट नहीं होती। ये सिर्फ डायरेक्शन बताने में काम आते हैं। आप समझिए, इसको देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पोलर वेक्टर, बच्चों पोलर वेक्टर ये ज़बरदस्ती का लिख दिया गया है। पोलर वेक्टर बच्चों कुछ नहीं होता, किसी वेक्टर का अगर स्टार्टिंग पॉइंट है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दे रखा है कि हाँ भैया ये इस पॉइंट पे लग रहा है, मान लो 5 न्यूटन की फोर्स है और मैं कह दूँ ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है या इस पॉइंट पे लग रही है, तो वो पोलर वेक्टर है। जिसका कोई इनिशियल पॉइंट हो, या कह दें कि इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, is given। जैसे बच्चों डिस्प्लेसमेंट जब दिखाते हो, तो जैसे मान लो ये पॉइंट है ए और बी की तरफ जा रहे हो, तो देखो हम ऐसे ही तो दिखाते हैं। अगर ए को ना दिखाऊं तो इसका कोई मतलब है, आप बी की तरफ पहुंच रहे हो लेकिन कहां से पहुंच रहे हो, तो इसका देखो पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट दिखाया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका पोलर वेक्टर में आ जाता है। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका,
पोलर वेक्टर में आ गया, क्योंकि इसका एक इनिशियल पॉइंट दिखाया गया है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो सारे वेक्टर्स का दिखाया जाता है, बिल्कुल दिखाया जाता है, लेकिन जब तक वो डिफाइन ना हो, जैसे कि मैं कह दूं 5 न्यूटन का फोर्स, तो 5 न्यूटन का फोर्स किसी भी पॉइंट पे लग सकता है। अगर वो पॉइंट बता दिया गया कि इस पॉइंट पे लग रहा है, तो अब हम उस 5 न्यूटन के फोर्स को पोलर वेक्टर भी बोल सकते हैं। जैसे कि ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो फोर्स भी आपका क्या है, पोलर वेक्टर। अब पोलर वेक्टर, फ्री वेक्टर, ये सब अभी दिमाग ना लगाओ। पोलर वेक्टर वो जिसका एक इनिशियल पॉइंट हो, उसके एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, बात समझ गए। एक्सियल वेक्टर, ये बच्चों थोड़ा ध्यान देना, जब भी आप रोटेशनल मोशन, जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उसको लोग थोड़ा कठिन कठिन बोल के कठिन बना देते हैं। अभी तक जितना आपने पढ़ा उसमें कुछ कठिन लग रहा था। वेक्टर ही तो है सिंपल, कि भाई जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटी, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटी, सिंपल सी बात। एक्सियल वेक्टर क्या है बच्चों, रोटेशन को दिखाने के लिए हमेशा ये वेक्टर यूज होता है। जैसे बच्चों मान लें हमारे पास एक एक्सिस है, ये एक्सिस है ओ ए, और आप यहाँ खड़े हो, आप इस एक्सिस के इर्द गिर्द, ये एक्सिस है और आप इसके इर्द गिर्द ऐसे ऐसे घूम रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे कहूँ अगर ये आपका सर्किल है, इसके इर्द गिर्द आप घूम रहे हो, और ये आप इस पॉइंट, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी, ए बी आपकी एक एक्सिस, ठीक है, और ये पॉइंट ओरिजिन है। आप यहाँ किसी एक पॉइंट पे हो, और ये आप छोटा सा घूम के मान ले थीटा ये एंगल बना रहे हो, ऐसे यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से आप जा रहे हो इस पॉइंट पे, सी से डी की तरफ जा रहे हो, सी से डी की तरफ, तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा। लेकिन आप ये देखो किस एक्सिस के अलोंग, आप ये एक्सिस के इर्द गिर्द नाच रहे हो ना, तो ये एक्सियल वेक्टर क्या होता है, ये दिखाता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन किस एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है, या किस एक्सिस के अलोंग वो क्वांटिटी मेजर करी जाए। जैसे मैं कहूँ, और इसमें राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। क्या यूज होता है, राइट हैंड थंब रूल। ये क्या कहता है बच्चों, कि आप अपना ये जो राइट हैंड है उसको ओरिजिन पे रखो। देखो बच्चों, ओरिजिन पे रख दिया ऐसे, और जिस पॉइंट से जिस पॉइंट की तरफ जा रहे हो, आप सी से डी की तरफ जा रहे हो, तो अपनी फिंगर्स को सी से डी की तरफ लेके जाओ, तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा वो डायरेक्शन आपकी होगी एक्सियल डायरेक्शन। तो यहाँ पर सी से डी जाने में ये आप एरो ऐसे दिखाओगे, और उसको दिखा दो, मान लो ये वेक्टर ए है, तो ये जो ए वेक्टर है ये आपका एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर यानी कि जो एक्सिस के पैरेलल, ये ए बी आपकी एक्सिस है, तो ये देखो इसी एक्सिस पे आ रहा है सी से डी जाने में। अब रोटेशन आप देखो किसी ऐसे वेक्टर से नहीं दिखा सकते हो कि थीटा कोई एक वेक्टर है, थीटा तो एंगल है, वो तो यूनिटलेस है, बात समझ रहे हो, यूनिटलेस नहीं सॉरी डायमेंशनलेस है, यूनिट तो होती है ना रेडियन। सी से डी जाने में हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, आप चेंज कर रहे हो अपनी ओरिएंटेशन को, ऐसे 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 चेंज कर रहे हो। देखो सी से डी चले गए, तो थीटा वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से कुछ वैल्यू थीटा तक पहुंची। लेकिन डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, तो डायरेक्शन एक ही तरीके से दिखाई जा सकती है। क्या कि आपने ऐसे सी से डी लिया, ऐसे थंब उधर की तरफ ये उंगलियां लेकर गए, तो जो थंब जिस डायरेक्शन में है वो आपका है एक्सियल वेक्टर। अब ये पॉइंट ओ से ऊपर जा रहा है, तो यानी सी से डी जा रहा है। अब जरा डी से सी आने की कोशिश करो, डी से सी, तो डी से सी आने के लिए आप ऐसा मत, ऐसे फिंगर्स को आप अपोजिट नहीं घुमा पाओगे, आपको हाथ उल्टा करना पड़ेगा। तो देखो डी से सी आ रहे हैं, डी से सी, तो ये थंब नीचे की तरफ चला गया, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव है। अगर आप डी से डी टू सी जा रहे हो और सी टू डी जा रहे हो, तो ये हो गया पॉजिटिव है। तो इसको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। कुल मिला के वो वेक्टर है एक्ट अलोंग एक्सिस, जो किसी एक्सिस के अलोंग लग रहे हो। और इनका यूज कहाँ पर होता है, इनका यूज होता है बच्चों रोटेशन में। जैसे कि क्या दिखाने के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा को दिखाने के लिए कि थीटा किस डायरेक्शन में मोशन करा रहा है, सी से डी या डी से सी, या एंगुलर वेलोसिटी। बात समझिए, ये मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, ये आप समझ जाओगे। तो एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं बच्चों, जो किसी एक्सिस के अलोंग लग रहे हो या वो रोटेशन को प्रेजेंट करते हैं। उसमें बहुत सी क्वांटिटी होती हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन, बहुत सी चीज़ें, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने आज क्या क्या जाना उसका एक समरी ले लेते हैं। हमने जाना कि क्वांटिटी दो टाइप की अभी हम पढ़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर। वेक्टर वो क्वांटिटी हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर वो क्वांटिटी हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो भी लेटर है उसके ऊपर एक एरो बना दो,
और वेक्टर को ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, जिस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा हो एक लाइन ड्रॉ करो, उस लाइन के एंड पे जहाँ तक वो पहुँच रहा है एरो मार कर दो, तो जो एरो है वो आपका दिखाएगा किस डायरेक्शन में जा रहे हो, और ये जो लाइन है इसकी लेंथ दिखाएगी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ये हमने समझा। फिर हमने देखा बच्चों टाइप ऑफ वेक्टर, जिसमें बहुत से वेक्टर देखे, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, वो आप सब जान गए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग आगे वेक्टर अलजेब्रा की तरफ पढ़ेंगे जो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।